हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 6/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इतना जो है आपको टोटल जो है एमटीएस 2019 में जो है इतनी शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख की शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए। तो ये सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इस सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 6/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे बोला गया है कि किसी व्यापारी ने अपने वस्तु पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित की गई है। फिर बोला जा रहा है यदि वह 10% की उस वस्तु पर छूट देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं काफी बार पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि सीपी खुद में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। खुद में कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो इसे जो है अंकित कितना अधिक किया गया, 25% अधिक अंकित किया गया, यानी कि कितना कर दिया गया होगा, 125% कर दिया गया होगा। कितना कर दिया गया होगा, 125%। यानी कि उसका सीपी जो है 100% हो तो मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना कर दिया गया, 25% अधिक अंकित किया गया, यानी कि 125% कर दिया गया। फिर बोला गया है कि अंकित मूल्य पर क्या किया जाता है, 10% का छूट दिया जाता है, यानी कि 125% पर क्या किया जाता है, 10% का जब छूट देगा तो बचेगा कितना उस संख्या का, 90%। अगर कोई संख्या में 10%, खुद में कोई भी संख्या क्या होती है, 100% होती है। तो जब संख्या में 10% की छूट दी जाएगी तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, खुद की 90%, यानी कि 125 का 90% में क्या किया गया, बेच दिया गया। यानी कि जब 10% के छूट दिया गया तो संख्या में बचा कितना, 90% बचा, यानी कि 125 अगर अंकित किया गया था तो उसे जो है 10% छूट देकर कितना कर दिया गया, 90% कर दिया गया। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका, एसपी निकल जाएगा। यहाँ पर हल करते हैं तो 0 से 0 चला गया। 25 नमा आपका कितना होता है, तो 125 नमा आपका हो जाता है 9 × 5 = 45, 4 12 नमा 108, 112। नीचे में 10 है तो पॉइंट में चला जाएगा, यानी कि अगर आपका सीपी 100% है, मार्क्ड 125%, यानी कि 25% अधिक अंकित किया गया तो 125% हो गया। फिर उस पर क्या दी जाती है, 10% की छूट दी जाती है, यानी कि 10% छूट दिया जाएगा तो संख्या कितना हो जाएगा, 90% बच जाएगा। तो जब उस संख्या का 90% निकालते तो कितना हो जाता है, 112.5, यानी कि अगर सीपी 100% है, ईएसपी यानी कि विक्रय मूल्य 112% है, तो दोनों में अंतर कितना है, अगर ये 112.5% है तो दोनों में अंतर कितना है, 12.5 का। तो एसपी माइनस जब सीपी किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका लाभ कितना हो गया, 12.5% का। कितना लाभ हो गया, 12.5% का। तो यहाँ पर जो है आपका लाभ कितना हो रहा है, 12.5%। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया गया है कि 9 पुरुषों की औसत आयु कितना है, 45 वर्ष है। फिर आगे बोला गया कि यदि एक महिला की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत आयु जो है कितना हो जाता है, 44 वर्ष हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि महिला की आयु कितनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले शॉर्टकट तरीका से यहाँ पर सीख लेते हैं, फिर जो आपको बेसिक तरीका से बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो औसत आयु कितनी थी, जब 9 पुरुष थे तो औसत आयु कितनी थी, 45 वर्ष थी। कितनी थी आपकी, 45 वर्ष थी। लेकिन जब उसमें एक महिला शामिल हो जाती है तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 44 हो जाती है। तो टोटल जो है नंबर आदमियों की संख्या कितनी है, 9 पुरुष थे, एक उसमें महिला शामिल हो गई, तो टोटल जो है आदमियों यानी कि यहाँ पे जो आदमियों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। औसत में कमी कितना हो गया, 1 का हो गया, यानी कि टोटल उम्र में जो है कितने की कमी हो गई होगी, तो 10 × 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि टोटल उम्र में जो है कितने की कमी हो गई होगी, 10 वर्ष की। तो पहले औसत आयु 45 थी,
उसमें से जो है 10 उम्र की क्या हो गई, टोटल में योग में कमी हो गई। तो 45 में से -10 कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगी, जो नई महिला शामिल हुई उनकी उम्र निकल जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 में से 10 गया तो 35 हो जाएगा। यानी कि उस महिला यानी कि उस वोमेन की जो है आयु कितनी है, 35 वर्ष है। कितनी है, 35 वर्ष है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आप इसे बेसिक तरीके से बनाएंगे तो क्या करना होता है, यहाँ पर जो है 9 इंटू 45 करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, पुरुषों की जो है कुल उम्र निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, पुरुषों की कुल उम्र। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 4 9 चौक 36, 4 40। तो ये आपका 405 क्या आ गया, टोटल पुरुषों की कुल उम्र आ गई। लेकिन उसमें महिला शामिल हो जाती है, यानी कि टोटल आदमियों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर औसत आयु यानी कि एवरेज जो है आपका उम्र कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। तो 10 आपका टोटल जो आदमियों की संख्या और 44 जो है क्या हो गई, अब औसत हो गई। यानी कि टोटल उम्र जो है महिला शामिल होने के बाद कितना हो गया, 44 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। तो यहाँ पर महिला का उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर 10 का जो है यहाँ पर योग दिया गया और जो यहाँ पर 9 आदमी का योग दिया गया उससे क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वोमेन यानी कि महिला की आयु निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, 440 माइनस 405 करेंगे। तो 440 में से 405 चला गया तो कितना बचा, 35 बचा। यानी कि उस महिला की उम्र जो है कितनी है, 35 वर्ष है। कितनी है, 35 वर्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दोनों तरीका से किसका सही होता है, 35 वर्ष सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर बोला गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज, कौन सा, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई यानी कि हाइट कितना दिया गया है, 20√2 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा। तो जब भी आपका समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट दिया हुआ रहे और एरिया पूछे तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है उसमें, अगर हाइट दिया हुआ रहे तो एच स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर बाई क्या हो जाता है, √3 होता है। क्या होता है, अगर आपका हाइट दिया हुआ रहे यानी कि ऊंचाई दिया हुआ रहे, आपसे एरिया यानी कि क्षेत्रफल पूछे तो आपका क्या हो जाता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर बाई √3 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एच स्क्वायर यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर करेंगे एरिया का यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो 20√2 का स्क्वायर कितना, 20√2 का स्क्वायर और नीचे में जो है कितना है, √3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 पुट कर देंगे। फिर 20√2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर तो 400 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 400 गुने 2 800। 20 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है 400 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि 400 गुना 2 करेंगे तो कितना, 800 हो जाएगा। नीचे जो है कितना है, √3 है। यानी कि आंसर हमारा कितना आता है एरिया का, 800/√3। यहाँ पे लेकिन आंसर में आपका 800/√3 नहीं दिया गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक तरीके से रेशनलाइज किया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 800√3 कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 800/√3 आपका क्या हो जाएगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल का आंसर हो जाएगा किसके, समबाहु त्रिभुज का। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर बोला गया है कि रबिका अकेली किसी कार्य के 3/5 भाग को 105 दिन में पूरा कर सकती है। यानी कि बोला क्या गया, रबिका जो है किसी कार्य के 3/5 भाग को कितने दिनों में करती है, 105 दिनों में करती है। तो क्या करेंगे कि उस एक काम को जो है कुल कितने दिनों में करेगी, यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं। तो कितने दिनों में करेंगे, तो 3 से काटेंगे 105 को तो कितना बार में चला जाएगा, 35 बार में चला जाएगा। यानी कि उस एक काम को जो है करने में कितना दिन लगेगा, तो 5 × 15 5 × 5 = 25 यानी कि कितना लगेगा, 175 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 175 दिन लगेगा किसके द्वारा, रबिका को उस कार्य को करने में। फिर आगे बोला गया कि मल्लिका 1/3 काम को कितना दिनों में करती है, 50 दिन में पूरा कर सकती है। यानी कि मल्लिका जो है उसी कार्य के 1/3 कार्य को जो है कितना दिनों में कर सकती है, 50 दिनों में कर सकती है।
तो उस एक काम को जो है पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल दिन निकल जाएगा किसका, मल्लिका का। तो 50 दिया कितना होता है, 150 होता है। यानी कि मल्लिका जो है उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगी, 150 दिन लेगी। आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर बोला गया है, पूछा गया आपसे कि रबिका और मल्लिका एक साथ मिलकर काम करते हुए 26/11 भाग, यानी कि टोटल काम का 26/11 भाग को जो है कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। क्या होता है आपका, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है टाइम एंड वर्क में। तो यहाँ पर सब क्या करेंगे, पहले रबिका और मल्लिका का जो है क्या करेंगे, यहाँ पर इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो 175 और 150 का जो एलसीएम कितना होता है, तो 175 यहाँ पर हो जाएगा 175 छक, यानी कि कितना हो जाएगा, 1020 जो है क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 1020 जो है क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना, 175 और 150 का। कितना का, 175 और 150 का। सॉरी यहाँ पर 2 जीरो नहीं होगा, यहाँ पर 5 जीरो हो गया, यानी कि 1050 जो है क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका, 175 और 150 का। तो 100 यानी कि 1050 को जब 175 से भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर आपका 6 बार में चला जाएगा। कितना बार में, 6 बार में चला जाएगा। यानी कि रबिका का कार्य क्षमता जो है कितना है, 6 यूनिट है। कितना है, 6 यूनिट है। और जब 1050 को 150 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 15 से 75 से 7 आ जाएगा। यानी कि मल्लिका की जो है कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यानी कि रबिका जो है उस कार्य को 6 की क्षमता से करेगी और मल्लिका जो इस काम को 7 की क्षमता से करेगी। यहाँ पर बोला गया है कि उस कार्य का 26/35 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो टोटल कार्य कितना है, 1050 कार्य। हमें करना कितना है, उस कार्य का 26/35 भाग। तो सबसे पहले निकालेंगे कि कार्य जो है कितना करना है, यानी कि इसका जो है कुल कार्य का कितना 26/35 करना है। तो 35 से क्या करेंगे, 1050 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार 0। यानी कि 26 दिया जो आपका कितना हो जाता है, 78, 6 18 3 6, यानी कि कितना हो जाता है, 78 हो जाता है। 26 दिया 78, तो 780 कार्य जो है हमें क्या करना है किसके द्वारा, रबिका और मल्लिका के द्वारा किया जाना है। करेगा कितनी की कार्य क्षमता से, रबिका 6 की और मल्लिका 7 से। तो दोनों का जो है जोड़कर कितना आ जाएगा कार्य क्षमता, तो 7 6 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। यानी कि 780 कार्य जो है दोनों मिलकर 13 की कार्य क्षमता से करेंगे। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका, टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। तो काटेंगे तो 13 5 65, 13 6 78 होता है। यानी कि कितना समय हो गया यहाँ पर, 60 डेज हो गया। कितना हो गया यहाँ पर, 60 डेज। यानी कि दोनों मिलकर उस काम का 26/35 भाग 60 दिनों में करेंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो आपका ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में बोला क्या गया है, यहाँ पर बोला गया कि किसी पार्किंग क्षेत्र में पार्क की गई कुल मोटरसाइकिल में से विभिन्न रंगों की मोटरसाइकिल की संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया। यानी कि बोला गया है कि लाल रंग का जो है 12% मोटरसाइकिल है, सफेद का 18। इसी तरीके से सभी रंग के मोटरसाइकिल का जो है संख्या यानी कि प्रतिशत दर्शाया गया। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर पहले बोला गया है कि यदि पार्क की गई मोटरसाइकिल की कुल संख्या कितनी है, 2300। यानी कि टोटल मोटरसाइकिल कितना पार्क किया गया है, 2300। आपसे पूछा क्या गया, यहाँ पर पूछा गया आपसे कि सफेद रंग की मोटरसाइकिल की संख्या नीले रंग की मोटरसाइकिल की संख्या से कितना कम है। यहाँ पर जितना आपके परसेंटेज में अंतर होगा उतनी ही जो है क्या होगी, उतना प्रतिशत ही आपका जो है संख्या में अंतर होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले सफेद रंग का जो है कितना प्रतिशत मोटरसाइकिल है, तो 18% जो मोटरसाइकिल है सफेद रंग का जो कि पार्क किया गया था। और नीले रंग का कितना है यहाँ पर है, तो 21% है। कितना है टोटल, 21%। तो दोनों का अगर परसेंट में अंतर निकाल देंगे तो उतना ही आपका क्या होगा, संख्या में अंतर होगी, उतनी ही आपकी प्रतिशत क्या होगी, संख्या में अंतर होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीला, नीला यानी कि ब्लू, ब्लू माइनस आपका वाइट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, परसेंट निकल जाएगा। तो नीला कितना है, 21% है
और आपका सफ़ेद कितना है, तो 18% है। दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, 21 माइनस 18 करेंगे यानी कि 3%। यानी कि दोनों रंगों के पार किए गए जो है मोटरसाइकिल की प्रतिशत में अंतर कितना है, 3%। टोटल मोटरसाइकिल यहाँ पर कितना है, 2300 है। तो 2300 का क्या करेंगे, 3% निकाल लेंगे तो आपका संख्या में अंतर आ जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, 2300 का 3% निकाल लेंगे तो 200 चला गया, तो 23 आपका कितना होता है, 69 होता है। यानी कि सफ़ेद और नीले रंग के मोटरसाइकिल की संख्या में अंतर कितना है, 69 अंतर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आपको बोला गया है कि ए तथा बी की मासिक आय कितना है, यानी कि ए का जो है 12,000 है और बी का जो है कितना है, मासिक आय 15,000 है। यानी कि ए 12,000 रुपये महीना कमाता है और बी जो है 15,000 रुपये महीना कमाता है। फिर आगे बोला गया कि ए का मासिक खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर जो है कितना है, 8,000 रुपया। यानी कि ए जो है कमाता 12,000 है, खर्च कितना कर देता, 8,000 रुपया कर देता है। फिर बोला गया कि यदि ए तथा बी के खर्चे का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि यदि उसका मासिक बचत, तो उनका मासिक बचत का योग कितना है। आपको ये बताना है कि उनका बचत जो है कुल मिलाकर ए और बी मिलकर जो है कितना बचत करते हैं। यहाँ पर रेशियो में क्या दिया गया, उनके खर्चे का अनुपात दिया गया। तो ए का जो है खर्चा कितना हो रहा था रुपये में, 8,000 रुपया, और ए का जो है यहाँ पर खर्चा यूनिट में यानी कि रेशियो के यूनिट में जो है कितना दिया गया, 2 यूनिट दिया गया। यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू जो है कितना है, 8,000 रुपये। कितना है, 8,000 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 हो जाएगा। यानी कि इस रेशियो में 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4,000 है। तो क्या मैं इससे बी का जो है क्या निकाल सकता हूँ, खर्चा निकाल सकता हूँ, तो बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं हम लोग, बी का जो है खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू जो कि बी का जो है खर्चा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4,000 में क्या कर देंगे, 3 को गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बी का एक्सपेंडिचर यानी कि बी का खर्चा निकल जाएगा। तो 4 तिया कितना होता है, 12 पे 3 शून्य, यानी कि 12,000 रुपया जो है क्या करता है, बी खर्चा करता है। तो अब हमें सभी पता है कि ए जो है खर्चा कितना करता है, बी खर्चा कितना करता है। ए का आय कितना यानी कि उसका जो है कमाता कितना है, ये 12,000 और बी जो है 15,000 कमाता है। तो दोनों से क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसके खर्चा और यानी कि उसके आय और इसके खर्चे से जो है माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। तो ए जो है कमाता कितना है, 12,000 रुपये कमाता है। कितना कमाता है, 12,000 रुपये, और खर्च कितना कर देता, 8,000 रुपये खर्च कर देता है। यानी कि कितना करेंगे, माइनस 8,000 करेंगे। यानी कि 12,000 में से माइनस 8,000 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बचत यानी कि सेविंग उसका निकल जाएगा। तो 12,000 में से 8,000 गया तो कितना बचा, 4,000 बचा। यानी कि ए जो है 4,000 रुपया बचाता है। बी का देखते हैं, तो बी जो है कमाता कितना था, तो 15,000 रुपये कमाता था। कितना कमाता था, 15,000 रुपये कमाता था। और खर्च यहाँ पर कितना आया, तो 12,000 रुपये, यानी कि 15,000 कमाता था, 12,000 खर्च कर देता था। तो 15,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बी का सेविंग यानी कि बी की बचत निकल जाएगी। तो 15,000 में से 12,000 गया तो कितना बचा, 3,000 बचा। तो ए का बचत 4,000 रुपये, बी का बचत 13,000 रुपया। दोनों का योग पूछा जा रहा है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7,000 हो जाएगा। यानी कि ए और बी मिलकर बचाते कितना है, तो 7,000 रुपये बचाते। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर बोला गया कि किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर 30% क्या कर दिया जाता है, फिर जो है अगला बार फिर उसमें क्या किया जाता है, 30% बढ़ाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो जब एक संख्या में वृद्धि की जाए, लगातार 2 बार वृद्धि या फिर कमी की जाए, उस स्थिति में जो है हम किस तरह के फॉर्मूला बैठाते, इस तरीके से जो है बैठाते, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 करते हैं। क्या करते हैं, जब एक ही संख्या में
वृद्धि की जाती है, लगातार 2 बार वृद्धि की जाती है, या फिर एक बार वृद्धि एक बार कमी की जाती है, या फिर दोनों बार कमी की जाती है, उस तरीके के प्रश्न में जो है इस तरीके के फॉर्मूले बैठाए जाते हैं। यानी कि ए जो है यहाँ पर कितना प्रतिशत है, 40% है, और बी जो है यहाँ पर कितना है, 30% है। बी जो है यहाँ पर कितना है, 30% है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो 40 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। फिर आगे क्या करेंगे, 40 × 70, यानी कि ए क्या माने थे 40, फिर इंटू बी क्या माने थे 30 माने थे, तो 30 यहाँ पर लिख देंगे। और ए नीचे जो है क्या दिया गया, 100 दिया गया, तो नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, शुद्ध वृद्धि प्रतिशत निकल जाएगा। तो 1 शून्य 1 शून्य, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य आपका चला गया। तो 70 अब प्लस कितना हो गया यहाँ पर, 4 तिया 12, यानी कि टोटल वृद्धि कितने हो गए, 70 + 12, तो 82% की क्या हो गई, वृद्धि, यानी कि इंक्रीज हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि क्या, सेलिंग प्राइस, उसके लागत मूल्य का कितना है, 25% है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पर बोला गया क्या गया यहाँ पर कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, लागत मूल्य का 25% यानी कि सीपी का 25% है, यानी कि एसपी जो है सीपी का कितना प्रतिशत है, 25% है। कितना प्रतिशत है, 25% है। परसेंट को जब हम हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 25 चौक 100। तो सीपी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर एसपी के नीचे, यानी कि एसपी बाई सीपी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, 1/4 हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, 1/4, यानी कि उस वस्तु का एसपी यानी कि उसका जो है विक्रय मूल्य कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, और उसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो है कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो सबसे पहले लॉस जो है कितना हुआ, तो लॉस जो है क्या किया जाता है, सीपी माइनस एसपी यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य किया जाता है। तो आपका क्या निकल जाता है, लॉस निकल जाता है। क्या निकल जाता है, लॉस, यानी कि हानि निकल जाता है। तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, यानी कि 4 - 1, तो कितना का लॉस हुआ, तो 3 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ। और लॉस या फिर यानी कि हानि या फिर लाभ हमेशा किस में होता है, सीपी में होता है। किस में होता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य में होता है। तो यहाँ पर 4 जो है कहाँ चला आएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। और हानि प्रतिशत पूछा गया, यानी कि इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो किसे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 4 से 100 को काटते कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में। तो 25 दिया, यहाँ पर कितना हो गया, 75। कितना हो गया, 75, यानी कि हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज कितना है, 75%, यानी कि 75% है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर 75% सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोला गया यदि पार्क की गई, यहाँ पर जो आपका ग्राफ दिया गया है, पहले वाले क्वेश्चन में भी जो इसी तरह का ग्राफ था, तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ दिया गया है, सभी जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, सभी मोटरसाइकिलों का जो है प्रतिशत दिया गया है कि लाल रंग के मोटरसाइकिल, सफ़ेद रंग के मोटरसाइकिल इतना इतना प्रतिशत है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया यदि पार्क की गई मोटरसाइकिल की कुल संख्या कितना है, 2300 है। कितना है, अगर मोटरसाइकिल की पार्क की गई कुल संख्या जो है कितना है, 2300 है। तो आपसे पूछा गया कि उनमें से लाल रंग की मोटरसाइकिल की संख्या कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लाल रंग का जो है कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल है। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत है, 12% है। कितना प्रतिशत है लाल रंग का मोटरसाइकिल, 12%, यानी कि 2300 का, यानी कि कुल मोटरसाइकिल का जो है कितना प्रतिशत लाल रंग का मोटरसाइकिल है, कुल मोटरसाइकिल का 12% जो है क्या है, लाल रंग का मोटरसाइकिल है, यानी कि 2300 का कितना, 12%। तो यहाँ पर हल करेंगे तो जी 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 230 और 23 दूनी 46, तो कितना हो जाएगा, 276 हो जाएगा। यानी कि लाल रंग के मोटरसाइकिल की संख्या कितनी थी, 276। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये जो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको बोर्ड मास थ्योरम हमेशा पता होना चाहिए। मैं काफ़ी बार जो है पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि बोर्ड मास थ्योरम क्या होता है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, हिंदी में का दिया हुआ रहता है, डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, ए से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव होता है।
जो पहले दिया गया यानी कि ब्रैकेट को पहले दिया गया तो ब्रैकेट पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद डिवाइड, इसी तरीके से जो पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे और जो बाद में दिया गया उसे बाद में हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर का सारा क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो ब्रैकेट का अंदर में भी सबसे पहले किसका हल किया जाएगा, ऑफ यानी कि का। तो 6 चौक कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। 6 चौक कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो 24 बटा जो है आगे क्या है, भाग है। तो क्या मैं इसे जो है यहाँ पर इस तरीके से भाग जो है क्या हो जाता है, 1/16 इसे लिख सकते हैं, यानी कि 24/16 हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो ये क्या है, ब्रैकेट में है। यहाँ पर क्या है, भाग है। 8 गुना 4, फिर आ गया आपका प्लस है। प्लस यहाँ पर जो आगे क्या दिया गया, यहाँ पर जो आगे इतना का जो है आप हल कर सकते हैं। तो 2 इंटू 6 जो है किसके नीचे चला आएगा, 3 के नीचे यहाँ पर चला जाएगा। फिर आगे क्या है, 5 है। अब ब्रैकेट के अंदर जो है कितना बचता है, 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो इसे हल करता है सारा। तो यहाँ पर 16 तिया आपका कितना हो गया, 48 हो गया। 16 तिया 48। तो 24 तिया आपका कितना हो जाएगा, 72। यानी कि ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू कितना आ गया, 72 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, 72 भागा 8 है। तो 72 को जब 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। 72 को जब 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। फिर आगे क्या है, गुना 4 है। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर आगे क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। इसे हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 से 2 चला गया, यानी कि कितना बचेगा, 1 बचा। फिर आगे क्या है, 5 इंटू 4 यानी कि 5 गुना 4 है। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो जोड़ने पर कितना आता है, 36 1 37, 37 और 20 आपका कितना हो जाता है, 57 होता है। यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आएगा, 57 आएगा। तो हमेशा जो आप सिंप्लीफिकेशन को परीक्षाओं में जो है सावधानी पूर्वक बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती करते हैं परीक्षाओं में। तो आप इसे जो है परीक्षाओं में सावधानी पूर्वक बनाए करेंगे। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे x अनुपात y कितना दिया गया है, मान 13:12 दिया गया। यानी कि x का वैल्यू कितना है, 13 यूनिट है और y का वैल्यू कितना है, 12 यूनिट है। कितना है, 12 यूनिट। फिर x माइनस वाई कितना दिया गया, यानी x और y का अंतर कितना है, 2 अंतर है। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो x और y में यूनिट में अंतर कितना है, तो 13 माइनस 12 करेंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट। यानी कि x माइनस वाई का अंतर यूनिट में कितना है, 1 यूनिट, जो कि किसके बराबर दिया गया, 2 के बराबर दिया गया। किसके बराबर दिया गया, 2 के बराबर दिया। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है कितना है, 2 है। तो यहाँ पर जो आप क्या निकाल सकते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का जब 2 वैल्यू है तो x जो है कितने यूनिट है, 13 यूनिट है। तो जब 13 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 13 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, x का जो है निश्चित यानी कि आपका जो है फिक्स जो वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। यानी कि 13 दूनी कितना हो गया, 26 हो गया। यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 26 हो गया। उसी तरीके से 1 यूनिट का अगर वैल्यू 2 है तो उसी तरीके से आप y का जो यहाँ पर कितना यूनिट दिया गया, 12 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो y का जो है कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 12 यूनिट का 12 दूनी 24 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू 26 और y का वैल्यू जो है कितना हो गया, 24 हो गया। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और y का वैल्यू पुट करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। तो x का मान यहाँ पर अगर 26 रखते हैं तो 26 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाता है, 52 होता है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। फिर y का मान जो है कितना होता है, 24 होता है। y का मान कितना होता है, 24 होता है। तो 24 दिया कितना हो जाएगा, 72 होगा। तो दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते। तो 2 2 4, 7 5 कितना हो जाता है, 12। यानी कि 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना आ जाता है, 124। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर बोला गया है कि किसी कार की गति यानी कि स्पीड जो है किसी कार की कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर बोला गया कि कार की
1/5वीं गति, यानी कि कार का गति अगर 36 है तो कार की गति का 1/5वां गति से जो है चल रही किसी बस को, यानी कि बस की जो स्पीड यानी कि गति है वो कितना है, कार के गति का 36 यानी कि 36 का जो है 1/5 भाग जो है क्या है, बस की गति है। तो फिर बोला गया कि बस को 900 मीटर की दूरी पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आप हमेशा याद रखेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, समय यानी कि टाइम निकालना है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, दूरी को लिखेंगे। तो दूरी कितना है यहाँ पर है 900 मीटर, कितना है 900 मीटर है। और बस की गति कितनी है, तो 36 का 1/5। लेकिन यहाँ पर आपका दूरी किस में दिया गया, मीटर में दिया गया। तो जो आपका चाल है उसे भी किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकेंड में। किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दूरी मीटर में दी हो तो आपको चाल हमेशा मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। नीचे आपका क्या लिखा था, चाल लिखा था। क्या लिखा था, चाल लिखा था। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 5/18। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, कार का जो है चाल आ गया किसमें, मीटर पर सेकेंड में। लेकिन बस का चाल क्या था, कार के चाल का 1/5 भाग, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो इसे सारा हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगी कि 900 मीटर दूरी को जो है पार करने में बस को कितना समय लगेगा। तो चलिए इसे हल करते। तो 5 से 5 जो है यहाँ पर चला गया। 18 से 36 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। और यहाँ पर जो है 2 से 900 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 450 आ जाएगा। यानी कि टाइम आपका कितना हो गया, 450 सेकेंड हो गया। लेकिन यहाँ पर समय किस में पूछा जा रहा है, मिनट में पूछा जा रहा है। ये आपका समय किस में आया, सेकेंड में आया। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड। तो इसे हल करते तो 1 चला गया। 3 दूनी 6 यहाँ पर हो गया आपका, और 15 तिया 45, यानी कि कितना लगता है, 7.5 मिनट लगता है। कितना लगता है, 7.5 मिनट। यानी कि उस बस को 900 मीटर की दूरी पार करने में 7.5 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला गया कि 2400 रुपये की कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर पर से 6 वर्षों में कितना हो जाती है, 3600 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ब्याज की इसी दर से 12 वर्षों में जो है कितना हो जाएगी। यानी कि 2400 कोई धनराशि है, कितने वर्षों में, 6 सालों में जो है कितना हो जाती है, 3600 हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि 12 सालों में जो है कितना गुना हो जाएगी। यानी कि 6 सालों में इतना गुना हो गई तो अगला 6 साल में जो है ये कितना गुना हो जाएगी। तो 6 जो है टोटल कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर देखेंगे 6 सालों में जो है कितना गुना पहले हो रही है। 6 सालों में देखेंगे कि कितना गुना हो रही है। तो गुना निकालने के लिए क्या किया जाता है, 3600 बटा 2400 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2400 में जो है कितना गुना हो रहा है। तो इसे हल करेंगे, 2 शून्य 2 शून्य, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि 2400 के धनराशि में 6 वर्षों में उस राशि में जो है कितना गुना हो गया, 3/2 गुना। अगर आप 2400 में 3/2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। आप यहाँ पर जो है चेक भी कर सकते हैं। 2400 में अगर 3/2 गुना करते तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1200। अब 12 तिया 3600, यानी कि 2400 की धनराशि 6 सालों में 3600 हो जाती है। तो कितने गुना से बढ़ती है, 3/2 गुना से बढ़ती है। तो अगले 6 सालों में जो है वो राशि कितनी हो जाएगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर टोटल जो है 6 साल में, अगला यहाँ पर 6 साल, यानी कि टोटल जो है 12 सालों में वो आपकी राशि कितनी हो जाएगी। तो 6 सालों में 3/2 गुना होता है, तो अगले भी 6 सालों में क्या होगा, पिछले साल का, यानी कि 3600 का जो है क्या होगा, 3/2 गुना होगा।
तो 3/2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 तिया 5400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। यहाँ पर निकाल कर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर 3600 यहाँ पर करेंगे, फिर 3/2 करेंगे तो 2 से जो है कितना बार में चला जाएगा 1800, यानी कि 18 तिया 54, यानी कि 2400 धनराशि जो है 12 वर्षों में कितना हो जाएगी 5400 रुपये हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर दिया गया कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है 3:4 है। यदि उनमें से एक की आयु दूसरे से 8 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष 8 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे तो उनकी आयु का योग क्या होगा। तो दो व्यक्ति है, दोनों की आयु का जो है यूनिट कितना दिया गया है, एक का यूनिट दिया गया 3 यूनिट और एक का दिया गया 4 यूनिट। तो दोनों के यूनिट में अंतर कितना है 1 यूनिट का अंतर है। जब 4 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर जो है कितना उम्र है 8 साल है। दोनों की आयु में अंतर कितना 8 साल है। दोनों के जो है यूनिट में वैल्यू यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है 1 यूनिट का अंतर, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष है। यहाँ पर पूछा गया कि उनकी आयु का योग क्या होगा। तो उन दोनों का जो है आयु जो है यहाँ पर यूनिट में कितना कितना दिया गया था 3 यूनिट 4 यूनिट। तो दोनों का जो है योग यूनिट में कितना होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 यूनिट। कितना 4 3 7 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 8 × 7 कर देंगे। कितना करेंगे 8 × 7, तो कितना हो जाएगा 8 × 7 = 56, यानी कि दोनों के जो आयु का योग कितना होगा 56 वर्ष होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोला गया है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु तथा लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या का अनुपात कितना दिया गया 2:3 के अनुपात में है। यदि शंकु तथा बेलन की ऊंचाई का अनुपात कितना है 3:4 है, तो शंकु तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि शंकु के जो है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। शंकु के आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² h होता है। किसके कोण यानी कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला। लेकिन आपको सिलेंडर का जो आयतन के फॉर्मूला क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो सिलेंडर के आयतन यानी कि वॉल्यूम का उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई r² h होता है। ये दोनों आप हमेशा याद रखेंगे कि कोण यानी कि शंकु का आयतन जो है कितना होता है 1/3 पाई r² h, और सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन कितना होता है पाई r² h होता है। क्या करेंगे दोनों का अनुपात में बैठाएंगे। यहाँ पर त्रिज्या जो है दोनों का दिया गया है, ऊंचाई अनुपात में दिया गया है, दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है। तो शंकु का यहाँ पर पहले दिया गया है, यहाँ पर शंकु तथा बेलन का आयतन। तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर शंकु का आयतन यहाँ पर लिखेंगे तो 1/3 पाई r जो है इसका कितना यूनिट है शंकु का, तो 2 यूनिट है। कितना यूनिट है 2 यूनिट है। तो r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। और h जो है कितना दिया गया है h जो है शंकु का कितना दिया गया 3 यूनिट दिया गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 यूनिट लिख देंगे। क्या करना है यहाँ पर रेशियो जो है दोनों का निकालना है, तो यहाँ पर रेशियो का साइन दे देंगे। फिर जो है बेलन यानी कि सिलेंडर का आयतन कितना है पाई r² h है। तो पाई इसका लिखेंगे r यानी कि आपका बेलन का जो है r कितने यूनिट था तो 3 यूनिट था। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या है r² है तो 3 का स्क्वायर तो 3 × 9, और बेलन का जो है h यानी कि हाइट जो आपका कितना यूनिट है तो 4 यूनिट था। तो यहाँ पर 4 यूनिट लिख देंगे। दोनों को क्या करेंगे हल करेंगे तो आपका जो है दोनों के आयतन का जो है रेशियो यानी कि अनुपात निकल जाएगा। तो पाई पाई जो है आपका चला गया, 3 से 3 चला गया, 4 से 4 जो है आपका कट गया, यानी कि शंकु और सिलेंडर यानी कि बेलन का जो आयतन का अनुपात कितना है 1:9 है। कितना है 1:9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपको दोनों हमेशा याद रखना है कि कोण यानी कि शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² h, अब बेलन यानी कि सिलेंडर का जो आयतन कितना होता है पाई r² h होता है। तो दोनों फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोला गया कि मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कुशल है।
कुशल यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कार्य क्षमता, यानी कि मोहित जो है रोहित से 5 गुना अधिक कुशल, यानी कि रोहित अगर 1 यूनिट कुशल है तो ये जो है कितना यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा। कितना होगा, 5 यूनिट होगा। तो यहाँ पर बोला गया यदि मोहित किसी कार्य को 28 दिन में करता है, मोहित जो है यानी मोहित जो है किसी कार्य को रोहित से 28 दिन कम दिन में जो है यानी कि कम समय में जो है पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि रोहित अकेला जो है इस कार्य को कितने दिनों में करता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब किसी की कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी दी हुई हो, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि मोहित जो है रोहित से कितना गुना अधिक कुशल है, 5 गुना अधिक कुशल है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी दी गई है। तो इफिशियंसी का उल्टा यानी कि कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, आपका समय होता है। यानी कि अगर मोहित और रोहित जो है 5:1 के अनुपात में जो है अगर कार्य क्षमता से कार्य करे तो समय जो है दोनों का कितना होगा, 1:5 लगेगा। कितना लगेगा, 1:5 लगेगा। क्या लगेगा, 1:5। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पर जो है आपका समय का रेशियो निकल गया। तो यहाँ पर दिया गया है 28 दिन कि दोनों के समय का अंतर, दोनों के क्या, समय का अंतर। मोहित जो है रोहित से कितना दिन कम लेता है, 28 दिन जो है कम में पूरा कर लेता है। यानी कि मोहित अगर 1 यूनिट जो है 1 यूनिट में जो है काम कर लेता है 1 यूनिट समय में, तो रोहित जो है 5 यूनिट समय लेता है काम को करने में। यानी कि दोनों के समय में जो है यूनिट में अंतर कितना है, तो 4 यूनिट है। 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि 4 यूनिट बराबर जो है कितना है, 28 दिन है। तो 1 यूनिट बराबर जो आपका कितना हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, रोहित अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो रोहित जो है कितने यूनिट जो है ले रहा है काम को करने में, 5 यूनिट आपको ले रहा है। यहाँ पर कितना ले रहा है, रोहित जो है अकेले कार्य करने में कितना समय ले रहा है, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 7 दिन है तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 × 5 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रोहित जो है उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, वो आपका समय निकल जाएगा। तो 7 × 5 यानी कि 7 × 5 कितना होता है, 35 होता है। यानी कि रोहित जो है उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 35 दिन में करेगा। तो ये जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर 35 दिन होगा, यानी कि रोहित उस काम को 35 दिनों में अकेले करेगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर बोला गया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 2, 4, 6, 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो अंक जो है यहाँ पर ऑप्शन में जो भी आपका अंक दिया गया है वो 2, 4, 6, 8 से विभाज्य अगर है तो आपका क्या होगा, वो आपका जो है नंबर सही नंबर होगा। तो दो से जो है चेक करने का जो है तरीका क्या होता है, इकाई अंक देखेंगे। तो इकाई अंक जो है 2 से सभी कट रहा है, यानी कि पूरी संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। 4 से जो है चेक करने का क्या रूल होता है, आपका जो है प्रथम यानी कि इकाई और दहाई अंक को जो है अंतिम 2 अंकों को जो है चेक करना होता है। तो 4 × 6 = 24 भी कट रहा है, 16 भी कट रहा है, 8 भी कटेगा, 96 भी कटेगा, यानी कि टोटल संख्या जो है 4 से भी कटेगी। अब 6 से जो है रूल क्या है, 6 से रूल है कि उसे जो है 3 से चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं, 2 से कट रहा है या नहीं। तो 2 से जो है पहले ही चेक कर चुके हैं कि 2 से सभी संख्याएं कट रही है, तो क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने का रूल क्या होता है, सभी संख्या को जोड़ेंगे और देखेंगे कि वो जो है 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो 4 × 2 = 6, 7, यानी कि 7 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये संख्या जो है 6 से डिवाइड नहीं होगी। फिर अगली संख्या देखते हैं, तो 6, 1, 7, 1, 8, 8 भी जो है आपकी 3 से डिवाइड नहीं होती है, यानी कि ये भी संख्या जो है 6 से डिवाइड नहीं होगी। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो 8 1 कितना होता है, 9 है। 8 1 कितना, 9 है। तो 9 जो है आपका क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, यानी कि ये संख्या जो है 6 से डिवाइड होगी। फिर आगे देखते हैं, तो 9 6 15 1 16, तो 16 जो है क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। या फिर अगर आप इसे जो है बाई ऑप्शन नहीं बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सभी का यहाँ पर जो है क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 4, 6, 8 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा,
आपका एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 24। जो भी आपकी संख्या दी रहेगी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 8 दिया गया, उसका क्या ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, 4 अंक की जो है यानी कि 1000 से जो है, जैसे कि 24 को जो है क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1000 को 24 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है कितना आता है 2496 आता है। फिर आपका जो है क्या आ जाएगा 40 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, अगली संख्या जो है कौन सी होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है 2 बैठाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है 48 आ जाता है। कितना आ जाता है 48 आ जाता है, यानी कि वो संख्या में जो है क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है 40 ही बचा हुआ है। तो उस संख्या में जो है 8 अगर यहाँ पर अधिक होता, अगर हम यहाँ पर 8 मान लेते तो यहाँ पर क्या आता 48 आता। तो ये संख्या क्या हो जाती, पूरी तरह कट जाती, यानी कि 1008 जो है सही आंसर होता। तो बनाना होगा तो आप बेसिक तरीके इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर बाई ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या से जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, कि कौन सी संख्या जो है पूरी तरीके से 2 4 6 8 से विभाज्य हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला गया कि 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 35 सेकेंड में पार करती है। फिर बोला गया कि 740 मीटर किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर आपका क्या होता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर आपका दूरी बटा समय होता है। ये आपको हमेशा याद रखना, या फिर समय बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। दोनों एक ही फॉर्मूला, आप एक भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। या फिर आप दोनों याद रख सकते थे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो आप याद रखना चाहे तो दोनों रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल यानी कि उसका स्पीड निकालेंगे। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 700 मीटर है, किसी खंबे को कितना समय में पार करता है, 35 सेकेंड में पार करता है। यानी कि उसका स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, खंबे की कोई दूरी नहीं होती, यानी कि उस रेलवे को जो है कितना खुद की लंबाई यानी कि 700 मीटर उसे ट्रैवल करना होगा खंबे को पार करने में। यानी कि उसका स्पीड के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, ऊपर दूरी लिखेंगे तो दूरी कितना है 700 मीटर। समय जो है कितना है 35 सेकेंड है। कितना सेकेंड है 35 सेकेंड है। तो समय बराबर जो है क्या, चाल बराबर आपका क्या हो गया, दूरी बटा समय हो गया। तो काटेंगे तो 35 दूनी 70 यानी कि 20। तो आपका स्पीड यानी कि उस रेल का स्पीड कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, क्या उस रेलगाड़ी की स्पीड। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, चाल नहीं पूछा गया। यहाँ पर आगे आपका बोला गया कि अगर हुआ 740 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो समय बराबर अभी आपको क्या बताया गया, दूरी बटा चाल होता है। तो अब जो दूरी होगी रेल की जो है खुद की लंबाई की भी दूरी होगी, और वो जो है प्लेटफॉर्म को पार करना करेगा वो उसकी भी जो है क्या होगी, कुल दूरी को दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। वो क्या होगा, उसे जो है उतना दूरी जो है ट्रैवल करना पड़ेगा उस पुल को पार करने के लिए। यानी कि 700 प्लस 740 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 प्लस 740 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1440। समय बराबर क्या बोला गया, दूरी। तो दूरी कितना आ गया 1440। चाल आपका क्या निकला था यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे। तो समय बराबर क्या हो गया, ऊपर दूरी नीचे चाल। तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो 0 0 चला गया, 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 72 बार में। यानी कि टाइम आपका क्या आ गया 72 सेकेंड आ गया। आपका क्या आ गया टाइम 72 सेकेंड आ गया। लेकिन इसमें क्या दिया गया मिनट, फिर उसे सेकेंड में, बाकी जो है बचा उसे सेकेंड में रखा गया। तो सेकेंड को जो यानी कि टाइम के सेकेंड को जो है मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। या फिर 60 से डिवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। अब बाकी जो है बचा आपका क्या है 12 सेकेंड है। क्या बचा हुआ है 12 सेकेंड बच गया है। यानी कि 1 मिनट जो है 12 सेकेंड होगा। या फिर इसे जो है आप कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 12 छक 72, 12 25 60 आपका आ जाएगा 1.1/5 मिनट आ जाएगा। या फिर जो है आपका ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया है 1 मिनट 12 सेकेंड। तो इसे जो आप इस तरीके से तोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19।
यहाँ पे बोला गया कि 50 संख्याओं का औसत परिकलन जो है कितना किया गया, 20 किया गया। यानी कि 50 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कितना है, 20 है। फिर बोला गया आगे कि जब तीन संख्याएं 26, 36 और 64 को गलती से क्रमशः जो है कितना लिख लिया गया था, 31 लिख लिया गया था, 46 और 59 पढ़ लिया गया था। तो पूछा जा रहा आपसे सही औसत क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि त्रुटि जो है कितनी हुई, यानी कि कितनी या तो ज़्यादा जोड़ दी गई या फिर कम जोड़ दी गई। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो है जोड़ना कितना था। तो जोड़ना कितना था, 26, 36 और 64 जोड़ना था। तो तीनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तीनों को क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ देंगे। तो 26, 36 और 64 कितना होता है, तो 6 3 9 100, 126 होता है। कितना होता है, 126 टोटल होता है। तो 126 जो हमें उस संख्या में क्या करना था, जोड़ना था। क्या करना था, जोड़ना था। लेकिन गलती से हम लोगों ने कितना ले लिया, 31, 46 और 59 पढ़ लिया। तो 31, 39 या 31, 46 और 59 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 9 1 10 6 16, हाथ में 1, 5 4 9 3 12 1 13। यानी कि उसे लेना था 136, यानी कि उस संख्या में जोड़ना था 136 कुल, लेकिन जोड़ दिया कितना, 136। त्रुटि कितनी की हो गई, यानी कि 10। 10 जो है उस संख्या में अधिक जोड़ दी गई। 10 क्या की गई उस संख्या में, जब 136 को 126 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि उस संख्या में 10 अधिक जोड़ दी गई। तो क्या करेंगे, जो आपका संख्या यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कुल जो है कितना जो है, यहाँ पर जो है संख्याएं जो है, संख्याओं का योग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे। संख्याओं का योग क्या करेंगे, तो संख्या जो है कुल संख्या कितना है, 50 है। उसका औसत कितना है, 20 है। तो टोटल संख्याओं का योग जो है कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100 यानी कि 1000। उसे जो है पूरा आकलन करके जो है 1000 लिया गया। उनमें से तीन संख्याओं का योग जो है 126 था, लेकिन उनमें उसका अंक जो है, योग जो है दूसरा अंक ले लेने के कारण जो है उन दोनों का योग जो है कितना ले लिया गया, उसमें 136 ले लिया गया। यानी कि 1000 में जो है 10 अंक जो है, यानी कि अंकों का योग में जो है उसमें से 10 अंक जो है क्या कर लिया गया था, अधिक ले लिया गया था। तो क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर, 10 माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 माइनस करेंगे तो 990 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 990। तो पूछा क्या जा रहा है कि सही औसत क्या है। तो कुल योग जो है संख्याओं का कितना है, 990। औसत निकालने के लिए टोटल नंबर यहाँ पर कितना था, 50 है। तो क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए 50 से डिवाइड यानी कि भाग कर देंगे। तो 0 से 0 चला गया, 99 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 19 पचे 95, 4 पची 80 40। यानी कि उस संख्याओं का सही औसत क्या है, 19.8। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्ड मास थ्योरम मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, पहले 3/4 दिया गया। तो ब्रैकेट का अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हल कर लेंगे। तो हल करने पर जो आएगा कितना, नीचे जो एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 8 16 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया, ब्रैकेट का अंदर का वैल्यू 9/16 हो गया। यहाँ पर भी जो है क्या करेंगे, ब्रैकेट का जो है हल कर लेंगे सारा। क्या करेंगे, ब्रैकेट का अंदर का हल कर लेंगे। तो 81 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 81 होता है। 27 दिया 81 हो गया, -11 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 16/81। यानी कि दोनों का ब्रैकेट का अंदर का वैल्यू को क्या कर लिए, हल कर लिए। चलिए आगे सारा सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 3/4 दिया गया, फिर आगे भाग दिया गया। तो ब्रैकेट का अंदर का वैल्यू कितना आया था, 9/16। तो भाग को जब गुना में चेंज करते हैं तो सामने वाली जो है संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी कि 9/16 को क्या लिखेंगे, 16/9 लिखेंगे। तो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। ऑफ का जो है क्या किया जाता है, पहले हल किया जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 9 तिया 27। कितना आ गया आपका, 4 दूनी 8, 9 तिया 27। आगे भाग दिया गया, भाग को जो है मल्टीप्लाई में चेंज करने पे क्या होता है, सामने वाली संख्या पलट जाती है। तो ब्रैकेट का अंदर का वैल्यू कितना आया था, 16/81। तो गुना में इसे जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81/16। फिर आगे क्या दिया गया, गुना दिया गया, तो इसे गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4 है, यानी कि क्या लिख देंगे, 1/6 आपका हो जाएगा। तो सारा हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो 4 चक 16, 3 तिया 9, 27 तिया 81, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर
यहाँ पर जो है हल करने पर कितना कितना आया, 4/3 प्लस 3/2 प्लस 1/6 आपका आ गया। तो 3 2 6 का जो एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो 3 दूनी 6, तो ऊपर 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 6 कम 6 तो 1, यानी कि 9 1 10, 10 8 कितना हो गया आपका 18 होता है। नीचे में जो आपका कितना है 6 है, तो 6 18 को जब 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना होता है, 3 सही आंसर है। तो आपका सिंप्लीफिकेशन को आप हमेशा जो है परीक्षाओं में ध्यान से बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो है गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बोला गया है कि पी ने कोई वस्तु को क्यू, यानी कि पी ने कोई वस्तु क्यू को जो है 20% के लाभ पर बेची, फिर क्यू ने उसी वस्तु को 25% के हानि पर आर को बेच दी, फिर आर ने उस वस्तु को 50% के लाभ पर टी को बेच दिया। फिर बोला गया यदि पी ने वस्तु 100 रुपया में खरीदी थी, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, पी ने वस्तु अगर 100 रुपया में खरीदी थी तो टी ने वह वस्तु जो है किस मूल्य पर खरीदी। यहाँ पर दिया गया है क्या है, पहले वाले का जो है रकम दिया गया और अंतिम में जो है बेचा गया उसका जो है रकम पूछा जा रहा है। तो जब इस तरीके से पूछा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसे जो है इस मैथ को रेशियो मेथड से बना सकते हैं। रेशियो मेथड से तभी इसे जो है बनाया जा सकता है जब जो है पहले वाले का, पहले और अंतिम का जो है रिलेशन बने, पहले और अंतिम वाले का रिलेशन बने। तो यहाँ पर बन रहा है तो क्या करेंगे, रेशियो मेथड से इसे बनाएंगे। तो 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। मैं आपको काफ़ी बार वीडियो में बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो परसेंट जब 20% है तो परसेंट को हटाया जाता है तो नीचे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। 20 को 100 से काटेंगे, यानी कि 100 को 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो 20% को क्या लिख दिए, 1/5 लिख दिए। तो आपको हमेशा जो है परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि इससे जो है मैथ में जो है आपको कम समय में जो है हल हो जाते हैं बहुत सारे प्रश्न। तो यहाँ पर Q को जो है क्या करेंगे, Q का जो 25% दिया गया इसे भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर जो यहाँ पर 50% है तो इसे भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो क्या करते हैं, सभी रेशियो में इसे बदलते हैं। तो 20% के लाभ पर बेचा गया, पी ने क्यू को जो है क्या किया, 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि 5 यूनिट की वस्तु जो है 1 यूनिट के लाभ में बेच दी, यानी कि 5 की कोई वस्तु जो है कितने में बेच दी, 6 यूनिट में बेच दी। किस में बेच दी, 6 यूनिट में बेच दी। फिर आगे जो है क्यू ने उसी वस्तु को आर को जो है कितना, यानी कि 25% के हानि पर बेच दी, यानी कि 4 यूनिट का वस्तु जो है कितने में बेच दिया, 4 यूनिट का वस्तु जो है 1 यूनिट के हानि यानी कि उसे 3 में बेच दिया। फिर आगे जो है आर ने उसी वस्तु को 50% के लाभ पे बेच दिया, यानी कि 2 यूनिट का वस्तु जो है उसी वस्तु के 2 यूनिट का वस्तु जो है 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया, यानी कि 2 यूनिट का वस्तु जो है कितने में बेच दिया गया, 3 में बेच दिया गया। कितने में बेच दिया गया, 3 में बेच दिया गया। तो इधर सारा क्या करेंगे, गुना करेंगे, इधर भी सारा जो है गुना कर देंगे। तो इधर का गुना करने पर आपका क्या आएगा, पी का जो है खरीदी हुई जो है, पी ने जितने वस्तु में खरीदी हुई थी उसका जो है यूनिट में वैल्यू आएगा, और इधर जो आपका क्या आएगा, टी में जो है उस वस्तु को कितने में खरीदी उसका क्या आएगा, यूनिट में यहाँ पर वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर गुना करते हैं तो 5 और 20 दूनी जो है कितना हो जाता है, 20 दूनी 40 होता है। और यहाँ पर जो है रेशियो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 18 तिया 54 होता है। तो यहाँ पर जो है 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा, और यहाँ पर जो है कितने बार में चला जाएगा, 27 बार में चला जाएगा। यानी कि P का जो है यूनिट में वैल्यू कितना आ गया, 20 यूनिट आ गया, और T का जो है यूनिट में वैल्यू कितना आ गया, 27 आ गया। यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू, यानी कि P के जो है 20 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ पर 100 रुपया दिया गया। क्या दिया गया, 100 रुपये दिया गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 20 यूनिट बराबर जो है क्या दिया गया है, 100 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, आपके 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, टी वस्तु का जो है खरीदी गई मूल्य। तो टी जो है कितना यूनिट में खरीदा था, 27 यूनिट में। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 27 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 5 में 27 को गुना करेंगे तो 27 पचे कितना हो जाता है, 135। यानी कि
टी को जो है कितना में खरीदा था उस वस्तु को, 135 रुपये में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि किसी रोम्बस का क्षेत्रफल जो है कितना है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर बोला गया यदि समचतुर्भुज का बीकन यानी कि डायगोनल की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज के दूसरे बीकन की लंबाई क्या होती है। तो सबसे पहले आपको रोम्बस का जो है एरिया यानी कि रोम्बस जो है, रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं, और डायगोनल जो एक दूसरे को क्या करता है, डायगोनल यानी कि बीकन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और डायगोनल जो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। और दोनों डायगोनल जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं। चारों साइड जो है क्या होता है, इसका बराबर होता है। तो ये सब जो है हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर जो है सब, यहाँ पर जो है आपको जरूरत क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया, एक बीकन दिया गया, दूसरा बीकन पूछा जा रहा है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D1 आपका क्या हो गया, पहला डायगोनल, और D2 आपका क्या हो गया, दूसरा डायगोनल। एरिया यानी कि क्षेत्रफल का, रोम्बस के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि हाफ इंटू पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो हाफ, एक बीकन यहाँ पर कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 30 सेंटीमीटर लिख देंगे। हमें जो है दूसरा डायगोनल निकालना है, तो D2 यहाँ पर रहने देंगे, और टोटल जो है एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना दिया गया, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, इक्वल टू में 300 लिख देंगे। तो 2 से जो है 30 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 15 बार में, और 15 से जो है 300 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। यानी कि दूसरे डायगोनल यानी कि दूसरे बीकन की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये जो है आपके ग्राफ में दिए गए, क्या दिए गए, मोटरसाइकिल का जो है प्रतिशत दिया गया है यहाँ पे कि लाल मोटरसाइकिल की जो है कितने प्रतिशत है, सफ़ेद मोटरसाइकिल की कितने प्रतिशत है, सारा ग्राफ में दिया गया। आपसे बोला क्या गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि काले रंग की मोटरसाइकिल की संख्या का संगत केंद्रीय कोण कितना है। यानी कि काले रंग का सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, प्रतिशत देखेंगे। तो काले रंग जो है कितना प्रतिशत है, 13% है। कितना प्रतिशत है, 13% है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर इस सर्किल को जो है पूरा एंगल वाइज अगर बांटा जाए यानी कि कोण के हिसाब से इसे बांटा जाए, तो काले रंग का कोण जो है कितना डिग्री का निकटतम बनेगा, यानी कि आपके जो है नज़दीकी में जो है कितना जो है एंगल ये बना सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्किल का कुल जो है कितने एंगल का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्री का एंगल होता है। तो उसमें से जो है काला का जो है कितना एंगल जो है होगा, तो कितना कुल एंगल का कितना प्रतिशत होगा, 13% होगा। क्योंकि कुल काला कारों की जो है संख्या यानी कि काला मोटरसाइकिल की संख्या का जो है प्रतिशत कितना, 13%। तो डिग्री में भी आपका क्या होगा, उतना ही प्रतिशत जो है उसका क्या होगा, कोण बनेगा। यानी कि 360 का क्या निकालेंगे, यहाँ पर 13% निकालेंगे। तो 0 से 0 आपका चला गया। यहाँ पर जो है गुना करेंगे 36 इंटू 13 यानी कि 360 और 108। तो 360 और 108 आपका कितना हो जाता है, 360 108 यानी कि 468 होता है। कितना होता है, 468। नीचे में आपका क्या है, 10 है। इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46.8 आ जाएगा। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि आपका निकटतम जो है डिग्री में निकटतम वैल्यू कितना। तो 46.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 47 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 47 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ये आपका क्या है, 47 है। ये आपका क्या है, 47 है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे बोला गया है कि 480 रुपया को साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। फिर बोला गया कि 20 माह में वह धनराशि यानी कि अमाउंट, ये आपका क्या दिया गया है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट दिया गया। तो वह मिश्र धन 20 महीना में कितना हो जाता है, बढ़कर 520 रुपया हो जाती है। और 480 आपका क्या दिया गया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया गया।
तो आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है, यानी कि रेट आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि उस जो है राशि पर जो है कितना प्रति वर्ष जो है ब्याज लगा था। तो इसे क्या करेंगे, इसे जो है हल करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, इससे जो है आपको जो है सारे लगभग जो है साधारण ब्याज के आपके जो है मैथ बन जाते हैं। तो क्या याद रखना है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू जो है आपका क्या होता है, ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो P से आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर से रेट यानी कि दर, टी से टाइम यानी कि समय, ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या दिया गया, 480 दिया गया, तो 480 लिख देंगे। रेट यानी कि दर हमें निकालना, तो उसे 8 से डिनोट कर देंगे। यहाँ पर समय क्या दिया गया, 20 माह दिया गया, क्या दिया गया, 20 माह दिया गया। तो यहाँ पर समय हमेशा किस में होना चाहिए, समय हमेशा आपका किस में होना चाहिए, साल में होना चाहिए। हमेशा जो है समय आपका क्या होना चाहिए, साधारण ब्याज में साल में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समय किस में दिया गया, माह यानी कि महीने में दिया गया। तो क्या करेंगे, साल में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे चला आएगा। और नीचे जो आपको क्या करना है, 100 से गुना भी करना है। यानी कि ये आपका जो है क्या हो गया, साधारण ब्याज निकालने का तरीका हो गया। तो इक्वल टू में आपका क्या लिखना है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज लिखना। तो साधारण ब्याज जो है निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो आपका क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्र धन कितना दिया गया, 520, मूलधन कितना दिया गया, 480, दोनों का अंतर यहाँ पर जो है कितना हो गया, तो अंतर हो गया आपका 40 रुपये का अंतर हो गया। यानी कि 20 महीने में उसे ब्याज कितना मिला, 40 रुपये मिला। तो सारा हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, रेट यानी कि दर निकल जाएगा। तो चलिए हल करते, 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, 12 से काटेंगे तो 12 चौका 48 और 4 दूनी 8, 8 पच्चीस 40, यानी कि रेट यानी कि दर आपका कितना आ गया, 5% आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला जो आप हमेशा याद रखेंगे साधारण ब्याज में, इससे लगभग आपके जो है लगभग सारे जो है साधारण ब्याज के मैथ इससे हल हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये जो आपका ग्राफ दिया गया, यहाँ पे बोला गया कि औसत जो है 40 से 44, बल्लेबाजों की संख्या कितनी है, 12। तो इस तरीके के ग्राफ में हमेशा जो है क्या मान लेंगे, बीज की संख्या मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया, 40 से 44, तो बीज की संख्या कौन सी हो जाएगी, तो बीज की संख्या हो जाएगी 42, यानी कि 42 हो जाएगी। उसी तरीके से 44 और 48 के बीच की संख्या कौन सी होगी, तो 46 होगी। फिर 48 और 52 के बीच की संख्या कितनी होगी, तो 50 होगी। फिर 52 और 56 के बीच की संख्या क्या होगी, तो 54 होगी। और 56 और 60 के बीच की संख्या क्या होगी, तो आपके यहाँ पर 58 हो जाएगी। तो हमेशा जो इस तरह के ग्राफ में क्या ले ले, बीज की संख्या ले ले, क्या ले ले, बीज की संख्या ले ले। यानी कि 42 औसत, 42 औसत जो है 42 रनों की औसत जो है कितने बल्लेबाजों का है, 12 बल्लेबाजों का। फिर उसी तरीके से 46 का औसत जो है 10 बल्लेबाजों का है। फिर 50 का औसत जो 8 बल्लेबाजों का है। 54 का औसत 6 बल्लेबाजों का। 58 का औसत जो है 4 बल्लेबाजों का है। इस तरीके से आपका ग्राफ में दिया गया। पूछा आपसे क्या गया कि प्रति बल्लेबाज माध्य बल्लेबाजी औसत कितना है। तो माध्य निकालना यानी कि मतलब क्या होता है, आपका एवरेज निकालने के लिए बोला जाता है। माध्य यानी कि एवरेज, इंग्लिश में आपको जो है मीन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज यानी कि माध्य यहाँ पर निकाल लेते हैं सारा। तो यहाँ पर जो है 42 इंटू क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है कुल, यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, कुल जो है रनों का औसत यहाँ पर निकाल लेंगे। यानी कि 42 औसत जो है कितने प्लेयरों का, तो 12 प्लेयरों का। यानी कि टोटल जो है रनों का औसत कितना हो जाएगा, तो 12 चौका 48 और 12 दूनी 24 होता है। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 504। फिर आगे जो है 46 के औसत वाले जो है कितने बल्लेबाज है, 10 बल्लेबाज है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 460 होगा। फिर आगे जो है 50 औसत वाले जो है कितने बल्लेबाज है, 8 बल्लेबाज है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 25 40 यानी कि 400। फिर 54 औसत वाले जो है कितने बल्लेबाज है, 6 बल्लेबाज है। क्या करेंगे यहाँ पर 54 को 6 से गुणा करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, हाथ में 2, 6 25 30 और 2 32। फिर आगे जो है 58 औसत वाले बल्लेबाजों की संख्या कितनी है, 4। यहाँ पर कितनी है, 4 है। तो टोटल जो है कितना हो जाएगा यहाँ पर रनों का औसत, तो 8 चौक 32, 3
5 चौक 20 और 3 23। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़कर टोटल बल्लेबाजों से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, बल्लेबाजी का माध्य औसत निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं। तो 4 4 8 2 10, इकाई अंक 0, यानी कि हाथ में बचा 1, 6 2 8 3 11 1, 6 2 8 3 11 1 12, हाथ में 1, 5 4 9 4 13 3 16 2 18 1 19, यानी कि टोटल जो है रनों का जो है औसत कितना आ गया, 1920। लेकिन रनों का औसत यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, टोटल जो है बल्लेबाजों की संख्या से क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल बल्लेबाजी कितने हैं। तो 12 8 20, 20 10 30, 30 अच्छे 36 और 4 आपका कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पर डिवाइड करते तो 0 से 0 चला गया, 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 चक 16, 4 8 32, यानी कि बल्लेबाजों का माध्य औसत जो है कितना है, तो 48 है। कितना है, 48 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी जो है इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।